जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 16 सितंबर। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग डेली करंट अफेयर की बात करेंगे और जिसमें हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट के होंगे और 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 5 जो है वो आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 जो है वो स्टैटिक जीके के होंगे। और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चंस में आपकी बहुत अच्छी सारी जो है डिटेल्स आपको बताई जाएगी। इसलिए पूरी क्लास को जो है वो शिद्दत के साथ देखिएगा। इसमें हम आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को उठाएंगे और जो आपके 5 जो है वो स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज जो है वो आपकी कौन सी डेट है, 16 सितंबर। और 16 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष जो है वो बच्चों क्या मनाते हैं, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित दिवस यानी कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है। जो आज आपका दिवस है 2022 में ओजोन दिवस, इसकी थीम क्या है। तो पहली बात तो ये जानो कि ओजोन दिवस को हम लोग ओजोन दिवस को 16 सितंबर को मनाते क्यों हैं। तो बच्चों, जब सबसे पहली बार हमको पता लगा था 1985 में कि ओजोन परत के अंदर जो है वो क्या है, एक छिद्र है, इसीलिए बच्चों कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, इसके अंदर एक प्रोटोकॉल किया गया था जिसका नाम पड़ा था बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बच्चों ये कब होता है, तो ये होता है आपका 16 सितंबर 1987 को। कब होता है बच्चों, 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष जो है वो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं बच्चों, ओजोन दिवस मनाते हैं। लेकिन हमने सबसे पहला जो है वो ओजोन दिवस कब मनाया था, तो अगर पहले ओजोन दिवस की बात करेंगे तो ये बच्चों मनाया गया था आपका 16 सितंबर 1995 को। 19 दिसंबर 1994 को जो है ये घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कि अब प्रतिवर्ष जो है वो आपका 16 सितंबर को जो है वो ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब जो है वो आपका सबसे पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया। क्यों मनाते हैं, क्योंकि बच्चों 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो बच्चों किससे है, अगर एग्जाम में पूछता है तो इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। ओजोन परत के संरक्षण से जो है वो ये संबंधित होती है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है। ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे जीवन और टीकों को ठंडा रखना। तो ये वाली थीम जो है बच्चों ये कब की थी, 2021 की थी। कब की थीम थी बच्चों, 2021 की। और ओजोन फॉर लाइफ की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये कब की थीम थी आपकी, 2020 की। लेकिन अगर बात करेंगे कि 2022 की थीम कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सितंबर यानी कि आज ही के दिन जो है वो हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। और ओजोन दिवस 2022 की जो थीम है वो आपकी ये है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे जो है वो आपका क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए दो प्रोटोकॉल आपके होते हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। जैसा कि आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो होता है वो ओजोन परत के संरक्षण से होता है, उसी प्रकार से अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है वो बच्चों किससे होता है, तो इसका संबंध होता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना। ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है वो बच्चों कौन सा आपका है, परिवर्तन को रोकना। इसके लिए जो है वो हम कौन सा प्रयोग करते हैं बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल होता है। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे बच्चों तो ये कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1997 के अंदर होता है और ये किसके तहत हुआ था, तो एक सीओपी होता है बच्चों 3। ये सीओपी 3 जो है वो 1997 के अंदर कहां पर हुआ था बच्चों। देखिए सीओपी की बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला जो सीओपी हुआ था बच्चों, सीओपी 1। ये जो है वो सबसे पहला जलवायु परिवर्तन को लेकर के इसका आयोजन जो है वो आपका कौन करता है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है वो इसका आयोजन यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। तो सीओपी 1 की अगर बात करेंगे बच्चों, तो सीओपी 1 का जो आयोजन है, सीओपी 1 की अगर बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है वो बच्चों 1995 के अंदर जो है वो आपका कहां पर हुआ था, बर्लिन के अंदर हुआ था। इसके बाद जो सीओपी 3 जो है वो आपका कहां पर होता है बच्चों, क्योटो शहर के अंदर। ये क्योटो जो शहर है बच्चों ये कहां का है, जापान का है, ठीक है। तो क्योटो शहर जापान के अंदर होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में 16 सितंबर को, और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है बच्चों 1997 में। इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना और उसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IWA इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां पर होगा? पेरिस फ्रांस, काहिरा मिस्र, कोपेनहेगन डेनमार्क, न्यूयॉर्क यूएसए। बताना है कि ये कहां पर होगा आपका। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है वो आपका 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा, डेनमार्क की कैपिटल है आपकी कोपेनहेगन। इसकी अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की अगर हम बच्चों थीम की बात करेंगे कि इसकी जो थीम है ये बच्चों क्या होगी, तो अगर हम इसकी थीम की बात करेंगे तो इसकी थीम हो जाएगी बच्चों वाटर फॉर स्मार्ट लाइवेबल सिटी, ठीक है। ये जो है वो आपकी 2022 की जो है वो थीम हो जाएगी, ये 2022 की थीम होगी आपका। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका, इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है बच्चों ये क्या है? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि जो जल पेशेवर हैं उनको जो है वो पूर्ण चक्र कवर करने के लिए एक जगह जो है वो लेकर के आना। अगर हम डेनमार्क कोपेनहेगन की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो थॉमस कप और उबेर कप है बच्चों, थॉमस कप एंड उबेर कप, ये 2021 के जो है कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ये दोनों 2021 के जो है वो आपके कहां पर हुए थे? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। और 2022 के जो है वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखना है कि IWA यानी कि इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां पर होगा बच्चों? कोपेनहेगन मिस्र में। और अगर मैं बात करूंगा काहिरा मिस्र, जो काहिरा है यहां पर अगर हम बच्चों बात करेंगे तो इसके अंदर जो है वो आपका कौन से नंबर का सीओपी होने वाला है? तो सीओपी 77 जो है वो यहां पर होगा। और अगर बच्चों सीओपी 28 की बात करेंगे तो ये जो है वो आपका कहां पर है? तो ये हो जाएगा बच्चों UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो 2022 में जो आपका सीओपी 27 होगा ये मिस्र में होगा, कैपिटल काहिरा। और अगर 28 की बात करेंगे तो ये आपका UAE के अंदर होगा। और ये मिस्र आपको पता होगा कि नवा सदस्य देश बना है किसका? NDB का, सबसे नवीनतम सदस्य देश NDB का बना। NDB का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स की बैंक है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम। तो बच्चों याद रखना है कि सबसे पहली बात कि विश्व जल दिवस हम लोग मनाते कब हैं? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यहां से फैक्ट याद रखेंगे कि 22 मार्च को अगर हम विश्व जल दिवस मनाते हैं तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं और 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, लेकिन 22 अप्रैल को अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इस दिन मनाते हैं हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को अगर हम बात करेंगे तो इस दिन जो है वो आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अगर हम इसकी बच्चों थीम की बात करेंगे तो इसकी थीम हो जाएगी आपकी भूजल अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, यानी कि ऐसा भूमिगत जल जो हमको दिख नहीं रहा है उसको जो है वो हमें दृश्यमान बनाना है, यानी कि ऊपर वाटर लेवल को ऊपर लेकर के आना है, ठीक है। विश्व जल सप्ताह की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो विश्व जल सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अगर हम बच्चों विश्व जल सप्ताह की बात करेंगे तो ये आपका प्रतिवर्ष विश्व जल सप्ताह की अगर बात की जाएगी तो इसको बच्चों मतलब 23 अगस्त से लेकर के इस बार
23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक मनाया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे कि इसकी थीम जो है वो इस बार की क्या रहने वाली है बच्चों, तो इसकी थीम जो है वो आपकी होगी सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। विश्व जल सप्ताह जो है वो इस बार आपका 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक मनाया गया है। और सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर जो है बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। और ये स्वीडन की, ये जो विश्व जल सप्ताह है ना बच्चों, ये स्वीडन का एक इंटरनेशनल, स्वीडन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो स्वीडन का ये अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान है जिसके द्वारा जो है वो इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है बच्चों, एक तरीके से अगर हम बात करेंगे वैश्विक जल मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित जो चिंताएं हैं ना उनको दूर करने का होता है। वैश्विक जो जल मुद्दे होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो है वो आपका विश्व जल सप्ताह 2022 प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। तो बच्चों अगर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो कि 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये हो कहां पर रहा है, तो ये बच्चों हो रहा है बेलग्रेड सर्बिया के अंदर। कहां पर हो रहा है बच्चों, बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हो रहा है। और इसके अगर हम आयोजन की बात करेंगे तो ये 10 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक जो है वो बच्चों आयोजित किया जा रहा है। तो पहली बात, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहां हो रही है, बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हो रही है। इसमें किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, तो इसके अंदर बच्चों जीता है विनेश फोगाट ने। किसने जीता है बच्चों, विनेश फोगाट ने। और अगर हम विनेश फोगाट की बात करेंगे तो विनेश फोगाट इससे पहले 2019 में भी, पहली बात ये रहने वाली कहां की है बच्चों, ये रहने वाली है आपकी हरियाणा की। और इससे पहले 2019 में भी अगर बात करेंगे तो 2019 में भी इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। और 2019 की जो है ये आपकी कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों कजाकिस्तान में। ठीक है, 2020 की जो है वो आपकी कहां पर हुई थी, कजाकिस्तान के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया था 2019 का, जिसके अंदर जो है वो इन्होंने क्या जीता था, आपका कांस्य पदक जीता। अगर हम विनेश फोगाट की बात करेंगे तो विनेश फोगाट ने अब तक कितने जो है वो आपके पदक जीते हैं, तो राष्ट्रमंडल की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो राष्ट्रमंडल के अंदर इन्होंने आपके 2 पदक जीते हैं, अभी तक 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या जीते हैं बच्चों, 2 जो है वो आपके स्वर्ण पदक जीते हैं। और अगर बात करेंगे कि एशियन के अंदर इन्होंने कितने जीता है, तो 1 स्वर्ण पदक जीता है। मतलब राष्ट्रमंडल के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक विनेश फोगाट ने, एशियन के अंदर 1 जीता है और 2 जो है वो आपके विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपकी बबीता फोगाट और पूजा ढांडा, ये भी जो है वो आपकी, ये दोनों भी आपके जो हैं वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीत चुके हैं। इससे पहले इन्होंने 2012 में जीता था, इन्होंने 2016 के अंदर जो है वो जीता, 18 के अंदर जीता था। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करेंगे विनेश फोगाट की, तो इनको याद रखना है। देखिए विनेश फोगाट की अगर बात करेंगे तो 2016 के अंदर जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन प्राइज जो है उससे सम्मानित किया गया। और 2000 अगर बात करेंगे 20 के अंदर तो इनको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम बदल करके जो है वो अब क्या कर दिया गया बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। 2021 में जो है वो ये कितने लोगों को मिला है, तो ये जो है वो आपका दिया गया टोटल 12 लोगों को, सबसे अधिक बार जो है वो इसी बार दिया गया। तो याद रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा, विनेश फोगाट। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो बजरंग पूनिया ने 2020 में ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, आपसे पूछा गया। तो देखो बच्चों, अगर हम 2020 के ओलंपिक की बात कर लेंगे तो आपको याद रखना है कि वैसे ये ओलंपिक 2021 में हुए हैं, लेकिन संस्करण इनका कौन सा था, 20 का था। ये जो है वो आपके कहां पर हुए थे बच्चों, टोक्यो के अंदर हुए थे, जापान के शहर में। इसमें भारत ने जो पदक जीते थे वो बच्चों जीते थे 1, 2, 4, यानी कि 1 जो है वो भारत का गोल्ड मेडल था, 2 जो है वो सिल्वर मेडल थे, 4 जो है वो आपके क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। जो गोल्ड मेडल जीता था ये बच्चों किसने जीता था, आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो कि किससे संबंधित है, आपके भाला फेंक से। ये जो 2 जीते थे, इसमें अगर बात करेंगे तो एक जो है वो किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है, और दूसरा जो है वो किसने जीता था बच्चों, रवि दहिया ने जीता था। ठीक है,
अगर मैं बात करूंगा इनका संबंध मीराबाई चानू का संबंध बॉक्सिंग से है, और रवि दहिया की अगर बात करेंगे तो इनका संबंध कुश्ती से है। और जो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे, इसमें सबसे पहला जो ब्रॉन्ज मेडल था बच्चों, ये किसने जीता था? आपका बजरंग पूनिया ने जीता था। और दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो दूसरा जो मेडल था आपका वो किसने जीता था बच्चों? तो ये जीता था आपका लवलीना बोरगोहान ने। और तीसरे की अगर बात करूंगा बच्चों तो ये किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। और चौथा जो है वो किसने जीता था? तो ये जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो आपके 4 पदक थे। हमसे पूछा गया कि बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो बजरंग पूनिया ने जीता था बच्चों ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये आपके 7 ओलंपिक के पदक थे, 7 के 7 आपको पता होने चाहिए। रवि दहिया को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कब मिला है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021। 2021 में अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 12 लोगों को दिया गया। कौन कौन 12 लोग हैं? एक तो आपके नीरज चोपड़ा हो जाते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, एक नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे रवि दहिया हो जाते हैं। तीसरे जो है वो आपकी लवलीना बोरगोहान हो जाती हैं। और 2 जो है वो हॉकी से उठाए गए थे, एक मंजीत सिंह और पीआर सिरजिस। ये टोटल जो है वो 5 खिलाड़ी इन्होंने ओलंपिक से उठाए हैं। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहान, मंजीत सिंह और पीआर सिरजिस। इसके अलावा 5 खिलाड़ी जो है वो पैरा ओलंपिक से उठाए गए हैं। 5 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने जो है वो 5 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें पहला नाम अबनी लेखारा का, दूसरा मनीष नरवाल, तीसरा सुमित अंतिल, चौथा प्रमोद भगत, पांचवा कृष्णा नागर। तो ये 5 नाम किसका किसका? अबनी लेखारा, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर। 5 और 5 कितने हो गए? 10। इसके अलावा अगर बात करूंगा तो एक फुटबॉल का खिलाड़ी है जिनका नाम है सुनील छेत्री। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक महिला क्रिकेटर है जिनका नाम है मिताली राज। आपसे पूछ सकता है कि इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली महिला क्रिकेटर जो है वो आपकी कौन हो जाएंगी? मिताली राज। ठीक है बच्चों, तो याद रखने हैं कि मेजर रवि दहिया को मेजर ध्यानचंद कब मिला था? तो ये दिया गया था बच्चों 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बच्चों अगर हम अंडर 17 की बात करेंगे, यानी कि 17 साल से नीचे के लोग इसके अंदर भाग लेंगे, तो अंडर 17 में अगर महिला फुटबॉल विश्व कप की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले फीफा के बारे में थोड़ा सा जान लो। अगर हम बच्चों फीफा की बात करेंगे, फीफा की अगर बात करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म होता है बच्चों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगर फीफा की बात की जाएगी तो फीफा जो है वो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 1904 के अंदर इसकी स्थापना होती है बच्चों। फीफा की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? आपका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं मेजबानी की बात करूंगा तो इसकी मेजबानी जो है वो 2023 में कौन कर रहा है? आपका भारत कर रहा है। इसकी मेजबानी 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। लेकिन ये महिला फुटबॉल विश्व कप है। अगर आपसे पूछ लेगा फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो पुरुष विश्व कप की मेजबानी बच्चों करेगा पेरू। ठीक है, दोनों का याद रखना है। अभी मैं आपको वर्ल्ड कप की बात भी करूंगा, फीफा वर्ल्ड कप की, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि अगर अंडर 17 की बात करेगा तो महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और पुरुष जो है वो आपका विश्व कप होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? आपका पेरू। आगे आपसे पूछा गया, देखो फीफा वर्ल्ड कप 2018। अब यहां पर सीधे सीधे फीफा की बात करने लगा, जो कि आपके वर्ल्ड कप जो होता है उसकी बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मेंस की बात कर रहा है, तो याद रखना है बच्चों मेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 के अंदर, और ये 2018 के अंदर जो है वो कहां पर हुआ था? मॉस्को, रूस के अंदर हुआ था। ठीक है, इसमें अगर हम बच्चा विनर की बात कर लेंगे कि इसमें जीता कौन था, तो इसमें विनर बना था आपका फ्रांस। और अगर लूजर की बात कर लेंगे, यानी कि किसको हराया था, तो इसने हराया था आपका क्रोएशिया को। किसको हराया था बच्चों? क्रोएशिया को। इसके अलावा अगर वुमेन्स की बात कर लेंगे तो ये हुआ था बच्चों 2019 में। ये अगर हम बात करेंगे कि 2019 के अंदर कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। ठीक है, कहां पर हुआ था बच्चों? फ्रांस के अंदर। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे कि किसको हराया गया था और जीता कौन था, तो इसमें विनर था बच्चों अमेरिका। और अगर लूजर की बात करेंगे तो इसमें कौन हारा था? नीदरलैंड। कौन हारा था बच्चों? नीदरलैंड हारा था। अब अगर हम बात करते, देखो ये मेंस और वुमेन्स के हैं, यानी कि मेंस में अगर हम बात करेंगे बच्चों,
मेंस में अगर हम बात करेंगे आपका, तो ये 2018 में जो है वो मॉस्को रूस के अंदर हुए थे, फ्रांस क्रोएशिया इसमें उपविजेता बना था। अब अगर आपसे पूछ ले कि 2018 के बाद में 2022 में इसका आयोजन कहां पर होगा, तो 2022 में मेंस का होगा कतर के अंदर। कहां पर होगा बच्चों? मेंस का होगा कतर के अंदर, दोहा में। और अगर बात कर ले कि 2023 का जो है वो मेंस का कहां पर होगा, तो 2023 का जो, सॉरी 23 का नहीं, 22 के बाद 26 में जो होगा ये 3 शहरों में होगा। कहां पर होगा बच्चों? कनाडा, मैक्सिको, 3 शहरों में होगा बच्चों, कनाडा, मैक्सिको, और इसके साथ अगर हम बात करेंगे अमेरिका। इन 3 शहरों में जो है वो आपका आयोजित किया जाएगा। और इसका जो आपका अगला वर्ल्ड कप होगा 2023 में, तो ये जो है वो आपका कहां पर होगा, तो ये 2 शहरों में होगा बच्चों। एक तो अमेरिका में होगा और दूसरा जो है वो आपका कहां पर होगा? नीदरलैंड में होगा। एक तो अमेरिका में होगा, सॉरी अमेरिका के अंदर होगा, और एक जो है वो आपका नीदरलैंड के अंदर खेला जाएगा। न्यूजीलैंड होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा आपका? न्यूजीलैंड। अमेरिका और न्यूजीलैंड के अंदर खेला जाएगा। तो ये याद रखना है कि देखो, पहली बात तो किस किस ने जीते हैं 18 के, तो 18 का जो मेंस वाला है वो जीता है बच्चों फ्रांस ने। वुमेन्स वाला किसने जीता? अमेरिका ने। 22 वाला कहां पर होगा? तो कतर दोहा के अंदर होगा। 26 वाला कहां पर होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के अंदर होगा। और जो वुमेन्स का 2023 का है ये कहां पर होगा? अमेरिका प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगा, ठीक है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की अगर मैं बच्चों बात करूंगा कि फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये किसे चुना गया है 2021 में, तो याद रखना है बच्चों फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेंस की अगर बात करूंगा तो मेंस में बच्चों किससे चुना गया है? मेंस में चुना गया आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। किसे चुना गया बच्चों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। और अगर मैं वुमेन्स की बात कर लूंगा तो वुमेन्स में जो है बच्चों किसे चुना गया है? एलेक्सिया पुटेलस को। किसे चुना गया है बच्चों? एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया है वुमेन्स के अंदर, ठीक है। अब बैलन डी आर की बात करेगा तो देखो वुमेन्स में तो बैलन डी आर इन्हीं को मिला है, और अगर मेंस में मैं बैलन डी आर की बात करूंगा तो ये जो है वो किसको मिला है बच्चों? लियोन मेसी को। किससे मिला है बच्चों? लियोन मेसी को दिया गया। अब देखो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 में पूछेगा तो मेंस के अंदर कौन है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। वुमेन्स में कौन है? एलेक्सिया पुटेलस। अगर आपसे कहेगा बैलन डी आर पुरस्कार 2021 तो इसमें महिलाओं में किसे मिला? एलेक्सिया पुटेलस। और मेंस में किसे मिला है? लियोन मेसी। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? मानव विकास सूचकांक, ये इंडेक्स अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये इंडेक्स जो है वो इससे पहले आपका 2020 में आया था। कब आया था बच्चों? 2020 में ये इंडेक्स आया था। और 2020 में हमारे भारत का जो स्थान है वो कौन सा था? 131वां स्थान था। कितने देशों में? 189 देशों में, ठीक है। लेकिन अब ये जो इंडेक्स आया है आपका, पहली बात तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है बच्चों? तो इस इंडेक्स को जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो बच्चों इसकी स्थापना 1965 के अंदर होती है। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये आपका कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां पर है बच्चों? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है बच्चों? यूएनडीपी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और मानव विकास सूचकांक में अगर हम बात करेंगे जो आपका 2021-22 में जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 132वां। मतलब 20 में अगर बात करेगा तो भारत का स्थान 131वां है, लेकिन इसके अंदर जो है वो भारत का स्थान कौन सा? 132वां। लेकिन इसके अंदर देश कितने शामिल किए गए? आपके 191 देश। इसमें 189 देश थे, इसमें कितने? 191 देश। इस इंडेक्स के अंदर बच्चों 3 चीजें देखी जाती हैं, 3 स्तर होते हैं इसके। सबसे पहला स्तर जो है वो बच्चों क्या हो जाता है? शिक्षा। दूसरा स्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। और तीसरे स्तर की अगर बात करूंगा तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। यानी कि इस इंडेक्स को निकालने के लिए जो है ये आपके 3 जो है वो स्तर मापे जाते हैं। कौन कौन से स्तर है आपके? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो है वो कौन सा देश आपका नंबर 1 पे रहा है, क्योंकि ये भी चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो अगर मैं बात करूंगा कि इसमें नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो नंबर 1 पर है बच्चों स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है नंबर 1 पर? स्विट्जरलैंड।
और नंबर 2 पर अगर बात करूंगा तो कौन है, नॉर्वे। और नंबर 3 पर अगर बात करूंगा तो ये कौन है आपका, आइसलैंड। कौन है बच्चों, आइसलैंड जो है वो आपका नंबर 3 पर है। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में याद रखेंगे कि 2021-22 का जो सूचकांक आया है उसमें हमारा कौन सा देश मतलब भारत कौन से स्थान पर है, 132वें स्थान पर। नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। और नंबर 2 पर कौन है आपका, नॉर्वे और आइसलैंड। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इंडेक्स है, एसडीजी इंडेक्स 2022। तो बच्चों ये इंडेक्स जो है वो सबसे पहला कब जारी हुआ था, 2020 में। इसके बाद ये इंडेक्स 2022 में आया, 21 में आया, और अब ये 2022 में आया। अगर मैं 2020 में बात कर लूंगा कि हमारा भारत कौन सा नंबर पे था, 117वां स्थान था। 2021 में बात कर लूंगा तो भारत का कौन सा स्थान था, 120वां स्थान था। और 2022 में अगर बात कर लूंगा भारत का स्थान कौन सा है, 121वां है। एसडीजी की बात करूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये टोटल जो है वो आपके कितने गोल्स हैं बच्चों, 17 गोल्स हैं। और 169 जो है वो आपके क्या है, टारगेट। इनको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इनको लक्ष्य रखा गया बच्चों 2015 से लेकर के 2030 तक जो है वो इनको पूरा करना है। आगे बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 और शांति सूचकांक 2023। अगर बच्चों खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे तो खुशहाली सूचकांक में आपका भारत कौन से स्थान पर हो जाएगा, 136वें स्थान पर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2021 में इसमें भारत कौन से स्थान पर था बच्चों, 139वां स्थान था। अगर मैं शांति सूचकांक की बात करूंगा कि शांति सूचकांक में पैसे अगर देख लिया जाए कि सबसे खुशहाल देश जो है वो कौन सा है, यानी कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो सबसे खुशहाल देशों में बच्चों कौन सा देश आएगा आपका, फिनलैंड। सबसे खुशहाल देशों में कौन सा देश हो जाएगा, फिनलैंड। और शांति सूचकांक की बात करूंगा तो इसमें हमारे भारत का कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है। कितना है बच्चों, 135वां स्थान है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि सबसे खुश देश मतलब शांत देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा बच्चों आइसलैंड। कौन हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है बच्चों 150वें स्थान पर। इससे पहले 2021 में बात की जाएगी तो भारत 142वें स्थान पर था। भारत बेचारे की स्थिति जो है वो इसके अंदर काफी गिरी थी, यानी कि 142वें स्थान पर था। और अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है वो कौन सा देश नंबर 1 पे, यानी कहां पर प्रेस फ्रीडम सबसे ज्यादा है बच्चों, तो ये जो है वो किस देश के अंदर है, आपका नॉर्वे के अंदर। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप की बात करूंगा, लैंगिक अंतराल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें हमारा भारत जो है वो कौन सा स्थान पर है, 135वें स्थान पर है। ठीक है, तो एसडीजी इंडेक्स 2022 में भारत 121वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके 5 जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो अब होंगे आपके 5 जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1955 में कौन सी बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, 1955 में। तो देखिए 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम किसका रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1806 में एक बैंक बनी थी बच्चों। 1806 में एक बैंक बनी थी जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था बच्चों, बैंक ऑफ कलकत्ता था। इसका जो नाम बदल करके जो है वो बच्चों 1809 में, 1809 के अंदर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी बैंक ऑफ कलकत्ता की जगह बैंक ऑफ बंगाल जो है वो इसका नाम कर दिया गया। फिर 1921 में अगर हम बात करेंगे तो 3 बैंकें आपस में मर्ज होती हैं। कौन कौन सी बैंकें बच्चों मर्ज होती हैं, एक था आपका, एक तो यही थी बैंक ऑफ बंगाल, दूसरी थी बच्चों बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरी थी बच्चों बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये 3 बैंकें मिक्स होती हैं और एक नई बैंक का गठन होता है जिसका नाम है बच्चों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पेपर में आता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है वो कब हुआ था, तो आपको आंसर देना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है वो बच्चों कब होता है, 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है ये बच्चों बदल करके, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 का बच्चों 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके एसबीआई रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ये यानी कि एसबीआई का अगर गठन आपसे पूछेगा तो एसबीआई का गठन जो है वो बच्चों कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 1921। एसबीआई की बच्चों बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहां पर है? मुंबई के अंदर है। और अगर बात करेंगे कि एसबीआई का जो एसबीआई के वर्तमान में जो चेयरमैन है, एसबीआई के चेयरमैन जो है वो बच्चों वर्तमान में कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है बच्चों दिनेश कुमार खारा। कौन है बच्चों? दिनेश कुमार खारा जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1955 में जो है वो किस बैंक का नाम बदल करके बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था? तो ये बच्चों आपका कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल करके जो है वो क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आगे बात करेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आरबीआई की स्थापना की बात कर ली जाएगी तो बच्चों आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी? आपकी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो बच्चों एक आरबीआई एक्ट आया था आपका 1934। आरबीआई एक्ट कब आया था बच्चों? 1934 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो स्थापना जो है वो आपकी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई। अगर बच्चों हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये जो है वो आपका कहां पर है? मुंबई के अंदर। लेकिन अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो बच्चों इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करेगा या पहले अंग्रेज गवर्नर की बात करेगा तो ये बच्चों कौन हो जाते हैं? आपके ओसवार्न स्मिथ। पहले गवर्नर जो हैं ये कौन हो जाते हैं? आपके ओसवार्न स्मिथ। और अगर बात करूंगा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो है वो कौन हो जाते हैं? तो पहले भारतीय गवर्नर जो है वो आपके सीडी देशमुख। कौन हो जाते हैं बच्चों? सीडी देशमुख जो है वो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1949, स्थापना की बात करेंगे 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934। इसके अलावा हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है। पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर जो है वो आपके सीडी देशमुख थे। आरबीआई के अगर बच्चों हम बात करेंगे कि आरबीआई के वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं, जो बच्चों 25वें गवर्नर हैं आपके, ये 25वें गवर्नर जो है वो आरबीआई के कौन है? तो 25वें गवर्नर है बच्चों शक्तिकांत दास। कौन है बच्चों? शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के आपके 25वें गवर्नर हैं। आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों नाबार्ड की, तो नाबार्ड की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो बच्चों इसकी स्थापना होती है आपकी 12 जुलाई 1982। कब इसकी स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और इसमें अगर हम समिति की बात करेंगे कि किस समिति की सिफारिश पर हुई थी तो इसकी स्थापना बच्चों होती है शिव रमन समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर होती है? शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाएगी तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? आपका मुंबई के अंदर। और अगर इसके हेड की बात की जाएगी तो इसके हेड जो है वो आपके कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है आपके इसके हेड? गोविंद चिंतालू जो है वो वर्तमान में इसके हेड है। और आपने करंट में पढ़ा होगा कि नाबार्ड ने कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम बच्चों किस लिए शुरू किया गया था? तो पर्यावरण अनुकूल खेती करने के लिए जो है वो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर क्लीमेंट एटली। देखिए इसको समझने के लिए अगली वाली स्लाइड पे चलिएगा। इसमें देखिए मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं एक तरीके से। आप इसमें चाहेंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। देखिए अब आप एक बात समझिए, मतलब समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। यहां से आपसे ये पूछेगा कि भारत का, देखो पहले क्या हुआ था कि पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके बाद में वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और भारत के गवर्नर जनरल के बाद में वो क्या कहलाया? भारत का वायसराय कहलाया। और फिर वो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो पहले बंगाल का गवर्नर था, इसका मतलब है बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर जो है वो गवर्नर जनरल बदला बंगाल का, तो वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ सकता है। इसके अलावा भारत का जो गवर्नर जनरल बना तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल।
फिर वह अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत का बना तो वायसराय बना, फिर वायसराय से क्वेश्चन पूछ सकता है, और फिर इसके बाद में भारतीय मतलब स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो यहां से देखिए अगर हम बात करेंगे, मैंने यहां पर आपको जो नाम याद रखने हैं बच्चों, वो कौन कौन से नाम याद रखने हैं। एक तो आपको रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना है, दूसरा आपको वारेन हेस्टिंग का नाम याद रखना है, तीसरा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम याद रखना है, चौथा जो है वो आपको क्या रखना है, लॉर्ड कैनिंग रखना है, इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर मैं बात करूंगा चौथा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अब इनको जो है वो आप एक क्रम में कैसे याद रखेंगे, देखो अगर आप इनको एक क्रम में याद रखेंगे तो आप आंसर रटोगे नहीं, समझ के लगा सकते हो भाई। पहले गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, और फिर भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो पीछे वाली स्लाइड में, यहां पर हम आपको एक चीज बताते हैं, एक ट्रिक है छोटी सी। अगर हम बच्चों ट्रिक की बात करेंगे, देखो ये पांचों नाम क्रम से कैसे याद रखोगे, तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे तो ये ट्रिक हो जाएगी आपके कहावे का मौसी, ठीक है। ये ट्रिक बच्चों क्या हो जाएगी, कहावे का मौसी। यहीं से आपके 5 के पांचों नाम जो है वो निकल के आएंगे। देखो का से जो है वो सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्लाइव, क्या हो जाएगा बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद हा से अगर बात करेंगे बच्चों, तो हा से क्या हो जाएगा, हेस्टिंग, क्या हो जाएगा बच्चों, हेस्टिंग हो जाएगा। वा से अगर हम बात करेंगे तो वा से जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, विलियम बेंटिक, क्या हो जाएगा बच्चों, विलियम बेंटिक। इसके बाद का से अगर हम बात करेंगे तो का से जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, कैनिंग, क्या हो जाएगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। मा से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंट। ला से अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ला से जो है वो आपका क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, क्या होगा बच्चों, माउंटबेटन, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सा से जो है वो क्या हो जाएगा, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कहावे का मौसी यानी कि क्लाइव, हेस्टिंग, विलियम कैनिंग, माउंटेन सी, राजगोपालाचारी। अब देखो सबसे पहले पूछेगा बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का गवर्नर से बदल के क्या हुआ, गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा आपका, लॉर्ड हेस्टिंग। इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल अगर ये कहलाएगा तो पहले भारत का गवर्नर जनरल होगा, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाएगा। कैनिंग देखो आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, फिलहाल आप ये इस तरीके से कहावे का मौसी से आप 5 के पांचों नाम याद रख सकते हो। आगे बात करेंगे, देखो पहले रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, इसी क्रम में तो लिखा है क्लाइव, हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। देखो पहले ये नाम क्या था, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो ये बंगाल का क्या हो गया, प्रथम गवर्नर हो गया। ये 2 स्लाइडें हैं, ये नीचे की है, ये ऊपर की है। अब देखो बंगाल का अंतिम गवर्नर, यानी इसका नाम बदल करके किसके समय में गवर्नर जनरल हुआ था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग, और यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि इसके नाम इसके समय में ये बंगाल का नहीं भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो भारत का जो है वो गवर्नर जनरल प्रथम कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद इस बंगाल भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय हुआ, तो इसका मतलब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, वायसराय मतलब लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय जो है वो कौन है आपका, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद भारत का अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इस समय स्वतंत्र भारत का जो है वो गवर्नर जनरल बना दिया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन हो जाएंगे, ये। और सी राजगोपालाचारी की बात करेगा तो इनका आंसर तब होगा जब पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय इनके कौन थे आपके, सी राजगोपालाचारी। तो बंगाल का गवर्नर प्रथम रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और सी राजगोपालाचारी। इस तरीके से आप क्रम जो मैंने आपको बताया था वो आप यहां से याद रख सकते हो, और इस चार्ट को आप लोग एक बार बना लीजिएगा, और इसी चार्ट से अगर हम बात करेंगे तो आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है।
आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो आपका कौन हो जाएगा यहां से, लॉर्ड कैनिंग। अगर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो उस समय जो है वो आपके कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी। या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तब आंसर ये होगा, लेकिन यहां पर पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो आपका कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा आंसर जो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपसे पूछा गया कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बच्चों देखो पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कि अगर आपसे कहता है कि लोकसभा एंड विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा की अगर बात करेगा तो लोकसभा और विधानसभा के लिए अगर हम न्यूनतम आयु की बात करेंगे बच्चों, तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होती है, 25 वर्ष। ये दोनों जो है वो कैसे सदन होते हैं बच्चों, निम्न सदन होते हैं। कितने कौन से होते हैं बच्चों, निम्न सदन होते हैं। और इनको बच्चों भंग भी किया जा सकता है, ठीक है, भंग भी कर सकते हैं इनको। और इनका जो मैक्सिमम कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है बच्चों, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे पूछे कि विधान परिषद और राज्यसभा, जैसे आपको पता है कि लोकसभा वैसे राज्य में विधानसभा, उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि विधान परिषद जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, उसी प्रकार से राज्य में जो है वो आपकी क्या होती है, राज्यसभा, विधान परिषद के साथ में आपकी राज्यसभा हो जाती है। ठीक है, इन दोनों के लिए अगर हम बच्चों बात करेंगे तो इन दोनों के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु की जरूरत होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। यानी लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और 30 वर्ष जो है वो किसके लिए, विधान परिषद के लिए। तो हमारे हमसे क्या पूछा गया, विधान परिषद, तो राइट आंसर क्या होगा, 30 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा के लिए। लेकिन अगर 35 वर्ष पूछेगा तो 35 वर्ष याद रखनी है किसके लिए होती है, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आयु पूछेगा कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, 35 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो देखिए पहली बात तो ये वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है बच्चों, 6 राज्यों में। कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो आपको पता है कि पहले हम याद रखा करते थे जुकाम टीवी नाम से। अब इसमें जो है ये जो है वो आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि राज्य से यूटी बन गया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर तो हटा दी गई। पहले 7 राज्यों में थी, अब जो है वो केवल और केवल 6 राज्यों में रह गई। यू से अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यूपी। के से अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक। ए से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। एम से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, महाराष्ट्र। टी से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना। और बी से अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी टोटल कितने राज्यों में, 6 राज्यों में, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर थी, उसको हटा दिया गया। अगर बच्चों विधान परिषद के बारे में बात करेंगे तो एक आर्टिकल नंबर होता है 169 और एक होता है 171। अगर आर्टिकल नंबर 169 की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 169 जो है वो आपसे कहता है कि ये विधान परिषद के गठन और उन्मूलन की बात करता है। ये विधान परिषद के गठन और उन्मूलन की बात करता है। और अगर बात करेंगे 171 नंबर का जो आर्टिकल होता है, ये बच्चों क्या कहता है, तो ये कहता है कि किसी भी विधान परिषद के अंदर उस देखो जो सदस्यों की संख्या होती है विधान परिषद में वो कितनी होती है, तो सदस्यों की संख्या जो है वो उस विधानसभा के 1/3 सदस्यों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर बात करेंगे तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों को याद रखेंगे कि विधान परिषद के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो कैसी होती है, तो एक जो उसका विधानसभा है, जो उसका जो मतलब जो अगर बात करेंगे जो निम्न सदन है उसकी जो कुल सदस्यों की संख्या, जैसे मान लो कि अगर कि 30 सदस्य हैं किसी भी विधानसभा में और अगर वहां पर विधान परिषद है तो 1/3 यानी कितना हो गया, 10। अगर किसी विधानसभा में 30 सदस्य हैं और 1/3 अगर कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। यानी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वही बात आ जाती है, अगर मान लो यहाँ पर 300 कर दूं बच्चों की, तो वहां पर विधान परिषद होगी नहीं, तो कितनी हो जाएंगी, 100।
मतलब 30, जहां पर विधानसभा होगी छोटा राज्य होगा तो वहां पे विधान परिषद तो होगी नहीं, तो 300 गुणा 3 यानी बटा 3 यानी कि 100 जो है वो आपके 100 से ज्यादा ना हो, और अगर बात करेंगे तो आपकी 40 से कम ना हो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में पूछेगा, अगर आपसे विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में पूछेगा बच्चों, तो इसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन यहां पर जो है आपके 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य जो है ये बच्चों प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। कितने वर्ष में बच्चों, 2 वर्ष में जो है वो आपके रिटायर होते रहते हैं। यानी कि 6 वर्ष में बात करेंगे तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है विधान परिषद का, लेकिन 1/3 सदस्य जो हैं ये आपके प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो आपके रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपकी 30 वर्ष रहेगी। 25 लोकसभा और विधानसभा के लिए, 35 जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। आगे अगर बात करते हैं विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है, तो मैं आपको भी बता चुका हूं कि विधान परिषद कुल कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, यानी कि एक ही ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सीटें आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में है। अगर मैं लोकसभा की बात करूंगा तो लोकसभा में कितनी सीटें, 80 सीटें हैं। राज्यसभा की अगर मैं बात करूंगा तो राज्यसभा में कितनी सीटें, 31 सीटें सर्वाधिक। कुल की बात नहीं कर रहा हूं, कुल जो है वो लोकसभा में जो है, कुल अगर हम लोकसभा में बात करेंगे तो कितनी सीटें आपकी, तो लोकसभा में 550 है वर्तमान में, और राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो आपकी 250 है सर, मतलब अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक। लेकिन सबसे ज्यादा एक राज्य में सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है, विधानसभा में बात करेंगे तो 403 है, विधान परिषद में अगर बात करेंगे तो कितनी है, 100। और ये जो है वो आपकी कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी आपको पता है कि जनसंख्या के हिसाब से ही सीटों का निर्धारण होता है, और उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसीलिए सर्वाधिक सीटें जो है वो आपकी कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किए गए। तो बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है ये आपकी कब की गई थी, 2018 के अंदर की गई थी। और पहले जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो आपके कहां पर हुए थे, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुए थे बच्चों, नई दिल्ली के अंदर खेले गए थे, और इसमें जो टॉप पर राज्य रहा था वो कौन सा था, आपका हरियाणा। इसके बाद में जो दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इनकी अगर बात करूंगा तो ये जो है वो आपके कहां पर हुए थे, पुणे महाराष्ट्र में हुए थे। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि नंबर 1 जो राज्य था आपका वो कौन सा था, पुणे यानी कि महाराष्ट्र। ये कब हुए थे, 2019 में। तीसरे की बात करूंगा तो तीसरे जो है वो आपके कहां पर हुए थे, तो तीसरे जो है वो आपके कहां पर हुए थे, गुवाहाटी असम के अंदर। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा था, तो दोबारा से पुणे जो महाराष्ट्र है आपका ये नंबर 1 पर रहा था, और ये जो है वो आपके कहां पर हुए थे, दोबारा से महाराष्ट्र जो है वो आपका नंबर 1 पे रहा था। चौथे की बात करेंगे तो ये बच्चों 2020 में हुए थे। चौथे जो है वो 2021 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से उनका आयोजन नहीं हो पाया, इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो इनका आयोजन आपका 2022 में हुआ। और ये जो है वो आपके कहां पर खेले गए, हरियाणा के अंदर। कहां पर हुए थे बच्चों, हरियाणा पंचकुला के अंदर खेला गया। और इसमें जो टॉप पर आपका राज्य रहा था वो कौन सा था, हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करेंगे तो इसने टोटल जो है वो 52 पदक के साथ में 137 जो है वो पदक जीते हैं। 52 पदक के साथ में 137 पदक, 52 गोल्ड मेडल, 52 क्या है बच्चों, गोल्ड मेडल के साथ में 137 पदक जीते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके 2022 में हुए हैं, जो चौथा संस्करण था, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है, इसका शुभंकर क्या था, इसका बच्चों अगर शुभंकर पूछेगा तो इसका शुभंकर जो है वो आपका क्या है बच्चों, धाकड़। इसका शुभंकर क्या होता है बच्चों, धाकड़ जो है वो इसका शुभंकर है। और अगर मैं बात करूंगा कि अगले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे 2023 के, ये कहां पर होंगे, आपके भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर होंगे बच्चों, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और कौन सा संस्करण होगा बच्चों, 5th संस्करण होगा। ठीक है, तो याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का विजेता। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता बनी है बच्चों, जैन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता बनी है, जैन यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये हुए कहां पर हैं,
तो ये हुए हैं बच्चों कर्नाटक में। कहां पर हुए हैं आपके ये गेम? ये कर्नाटक के अंदर हुए हैं। और अगर बात करूंगा कि 2021 का जो शुभंकर है बच्चों, ये शुभंकर आपका क्या है? तो ये शुभंकर आपका चुना गया था बच्चों बीरा। क्या शुभंकर था बच्चों? बीरा जो है वो इसका शुभंकर था। लेकिन अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो बच्चों प्रथम संस्करण के लिए आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो प्रथम संस्करण है ये बच्चों आयोजित किया गया था 2020 के अंदर। और ये जो है वो आपका कहां पर हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला जो है वो आपका होने वाला था 2021 में, लेकिन जैसे कोविड की वजह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित नहीं हो पाए, उसी प्रकार से ये भी 2021 में मतलब आयोजित नहीं हो पाए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बात करेंगे, आगे आपका जो 5वां क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करेंगे कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम बच्चों वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। ये अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। लेकिन जैसे पोलो के बारे में पूछ लेगा, वाटर पोलो के बारे में, या बेसबॉल के बारे में, या वॉलीबॉल के बारे में, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे मैंने एक ट्रिक लिखी बच्चों, P4 बास्केटबॉल वाली ने, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। तो यहां से बच्चों देखिए हम आपको सभी खेलों के जो इंपॉर्टेंट खेल है जो कि एग्जाम में खेलों की संख्या पूछता है, जैसे सबसे पहला हमारा आ जाता है P4। P का मतलब जो है वो बच्चों क्या होता है? पोलो। और P4 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 4। यानी कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब अगर आएगा वाटर पोलो, ठीक है, तो वाटर पोलो में देखेंगे बच्चों पोलो में कितने हैं? 4। वाटर को अगर W को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। आगे आपसे पूछा गया, आगे बात करेंगे बास्केटबॉल। तो पोलो के बाद में अगर आपसे बास्केटबॉल की बात कर लेगा तो बास्केटबॉल में 5, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। यानी कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे बच्चों वॉलीबॉल, ठीक है, अगर हम वॉलीबॉल की बात कर लेंगे तो वॉलीबॉल में जो है वो आपकी खिलाड़ियों की संख्या 5 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 6। बस आपको क्रम से नंबर याद रखना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल आपको क्रम से नंबर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में ने लगा हुआ है, ने, तो ये तो वॉलीबॉल हो गया। ने का मतलब क्या होता है? नेट बॉल। नेट बॉल की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7। और इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो इसमें आपके कबड्डी में भी कितने होते हैं? 7। इसके बाद में जिम, यानी कि जिम से जो है वो कौन सा खेल हो जाता है बच्चों? जिम्नास्टिक। और जिम्नास्टिक की अगर बात करेंगे तो जिम्नास्टिक में 7 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 8। यानी कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8। और इसके बाद में खो से क्या हो जाएगा आपका? खो खो। तो खो खो में अगर हम खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे? 9। और खो खो के साथ अगर बेसबॉल की भी बात कर लेगा तो बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 9। तो पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेट बॉल में 7, कबड्डी में भी 7, जिम्नास्टिक में भी 7, खो खो में आपके 9, बेसबॉल में भी 9। आप इस ट्रिक से P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, इससे आप केवल बस क्रम से नंबर बढ़ाते जाएंगे, खेल का नाम लिखते जाएंगे, आपको सभी खेलों के नाम याद रहेंगे। ठीक है, जैसे कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन सभी में आपको पता है 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। लेकिन आपसे यह पूछ लेता है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, क्योंकि आपको पता है रग्बी फुटबॉल एक ऐसा गेम होता है जिसमें सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है? रग्बी फुटबॉल में। और संख्या कितनी होती है? 15। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उसके साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि रेगुलर जो है वो हम लोग 5 जो है वो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और 5 जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।